जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका, जिसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी की एग्जाम में पूछा जाता है। और आज के इस वीडियो में आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारी से संबंधित ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको सिलेक्टेड एवं वीवीआई एवं इंपोर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी की एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, डांडी मार्च। या डांडी मार्च को हम लोग नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? डांडी मार्च या नमक सत्याग्रह कब हुआ था? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, आप लोग को पता होना चाहिए। डांडी मार्च हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। डांडी मार्च आपका कब हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को आपका क्या हुआ था? डांडी मार्च हुआ था। या आपकी एग्जाम में पूछता है नमक सत्याग्रह कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा, नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को यह हुआ था। ठीक है, और इसको कब समाप्त कर दिया गया था? तो समाप्त किया गया था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को इसको समाप्त कर दिया गया था। याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को इसको क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। दो क्वेश्चन यहाँ से आपका इंपोर्टेंट बन गया। अभी और भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको क्लियर करवाते हैं, उसको याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले डांडी मार्च कब हुआ? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। क्लियर है। इसका जो समाप्ति हुआ, डांडी मार्च या नमक सत्याग्रह का समाप्ति हुआ 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ये आपका क्लियर हो गया। आप देख लीजिए यहाँ पर 1920 ईस्वी को देख लेते हैं, तो 1920 ईस्वी में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। 1935 ईस्वी में आपका आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था। 1935 ईस्वी में क्या हुआ था? आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। ठीक है, तो दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। निम्न में से कौन सा आयोग जो है संवैधानिक नहीं, मतलब संविधान में उसका दर्जा नहीं दिया गया? ऐसा कौन सा आयोग है जिसका संवैधानिक दर्जा नहीं है? तो वित्त आयोग का आपका है। चुनाव आयोग भी संविधान में है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, आईएएस, ये सब का भी आयोग आपका संविधान में दिया गया। लेकिन योजना आयोग ये प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया गया एक योजना है। ठीक है, योजना आयोग, तो ये आपका नहीं हो जाएगा, संविधानिक आयोग के अंतर्गत नहीं आएगा। कौन सा आयोग संविधानिक नहीं है? तो योजना आयोग आपका संविधानिक नहीं है, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था, याद रखिएगा, 1950 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था? कब हुआ था? 1950 ईस्वी में योजना आयोग का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है, 1950 ईस्वी में क्या हुआ था? योजना आयोग का स्थापना हुआ था। याद रखिएगा। और इसी योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 2015 ईस्वी में। 2015 ईस्वी में इसी में नीति आयोग का स्थापना किया गया था। क्लियर है। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। और इस वीडियो के अंदर आपको जीके के 40 क्वेश्चन, हिंदी के 30 क्वेश्चन, ये सब आपको हम करवाने वाले हैं। तो कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आप सही कर पाए। इसका टारगेट हम रखे हैं, दोनों मिलाकर आप 50 क्वेश्चन सही कर दो। जीके में कम से कम आप 30 के आसपास सही करें, मतलब 40 क्वेश्चन करवाएंगे, तो जिसमें 30 के आसपास सही कर दोगे तो आपका इसमें सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि जो क्वेश्चन है एकदम एग्जाम बेस्ड यानी एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम आपकी एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ 40 में से 30 सही कर रहे हो तो आप अपने एग्जाम में 35 36 सही करके आओगे। ठीक है, तो हम लास्ट में आपसे पूछेंगे आपका कितना स्कोर हुआ, कमेंट में जवाब देते चलेंगे। ठीक है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति का शासन लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन कर सकता है, ये सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था? तो पंजाब में लगाया गया था। सबसे पहले कहां में लगाया गया था? पंजाब में लगाया गया था। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर आपका सवाल है। जिनको पता है कमेंट में जवाब देंगे। संविधान की 8वीं जो अनुसूची है उसमें भाषाओं की संख्या क्या है? संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या क्या है? संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की टोटल संख्या कितना है? तो उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके संविधान में
टोटल 12 अनुसूची है। कितना अनुसूची है? टोटल 12 अनुसूची है। याद रखिएगा संविधान में टोटल कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। उसमें 8वीं अनुसूची में भाषाओं को, कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया है? तो भारत में आप 22 भाषाओं में बात कर सकते हैं। भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, भारत में कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं का मान्यता आपका प्राप्त है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल है, 5 नंबर सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। ऐसा प्रश्न आपकी एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल, अच्छे से देख लीजिएगा। लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन कौन करता है? काफी इंपोर्टेंट है कि जो लोकसभा होता है उसका विघटन कौन कर सकता है, उसको भंग कौन कर सकता है, एक तरफ से ये सवाल है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति के अलावा कोई नहीं कर सकता है। याद कर लीजिएगा, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? मुख्य चुनाव आयुक्त कहने का मतलब है चुनाव कराने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, कौन मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे? तो याद रखिएगा, सुकुमार सेन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सुकुमार सेन हो जाएंगे। छठा का सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। याद रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। ये सब इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है जितना कि आपकी एग्जाम में ऐसा आता है। ऐसा प्रश्न तो आपकी एग्जाम में आता ही है, तो इसको आपको क्या कर लेना है? एकदम याद कर लेना है। और जिनका तैयारी अभी तक नहीं हुआ है, यह वीडियो को पूरा देखिए। मैं वादा करता हूँ आपकी एग्जाम में यहाँ से हूबहू कुछ ना कुछ प्रश्न देखने को मिलेगा, और सेम टू सेम इसी लेवल का प्रश्न आपकी एग्जाम में भी रहेगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी जवाब देते चलिएगा कमेंट में कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 1 के तहत, अनुच्छेद 1 के तहत हम लोग भारत को क्या कहते हैं? राज्यों का संघ कहते हैं। अनुच्छेद 1 के तहत भारत को हम लोग क्या कहते हैं? राज्यों का संघ कहते हैं। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। ठीक है, उससे पहले आपको क्लियर कर दें, आपके संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है। टोटल आपका कितना अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है। याद रखिएगा, संविधान में टोटल आपका 395 अनुच्छेद है, जिसमें अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, जिसमें 370 अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर के बारे में जिक्र किया गया है। तो आप लोग कमेंट में जवाब देते चलिएगा, एवं जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसको अच्छे से समझते चलिएगा। ठीक है, तो आपको बहुत काम देगा। ठीक है, 8 नंबर सवाल है, जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छे से देख लीजिएगा, राज्य विधान परिषद, जो राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने होता है? देखिए, हम आपको ये वाला प्रश्न जो है जो बहुत बार बता चुके हैं कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल होता है वह कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। याद रखिएगा, कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। और जो लोकसभा के सदस्य रहता है, जो लोकसभा के सदस्य रहता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। और जो राज्यसभा का होगा उसका 6 वर्षों का होगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ठीक है, संविधान से है, और आपको मैं बार बार कहता हूं कि आपके एग्जाम में संविधान से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है? ठीक है, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है? तो बता सकता है कोई? बिल्कुल राइट आंसर, 1976 ईस्वी में आपके संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, 42वां संशोधन द्वारा। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान के किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो 42वां संशोधन से जोड़ा गया है 1976 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा 1976 में। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी चैनल पर डेली आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारी का क्लास मिलेगा, और इसी चैनल पर आपको डेली बीएसएससी कार्यालय परिचारी का क्लास भी होता है। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा डेली इस पर आपको क्लासेस दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 10 नंबर आपका सवाल है कि भारत में पहली बार मौलिक अधिकार को कब निलंबित कर दिया गया था? ठीक है, तो जब भारत चीन का युद्ध हुआ था तब पहली बार मौलिक अधिकार को क्या कर दिया गया था? निलंबित कर दिया गया था। पहली बार मौलिक अधिकार को कब निलंबित कर दिया गया था? 1962 ईस्वी में। कब किया गया था? 1962 ईस्वी में किया गया था। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में पहली बार मौलिक अधिकार को कब निलंबित किया गया था? 1962 ईस्वी में। कब किया गया था? 1962 ईस्वी में पहली
पहली बार मौलिक अधिकार को निलंबित किया गया था? याद रखिएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 1962 ईस्वी में आपका क्या हुआ था, भारत चीन का पहला युद्ध हुआ था। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ देगा भारत चीन का पहला युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा, भारत चीन का जो पहला युद्ध हुआ था वो आपका 1962 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। अगला अच्छा, ये 1971 वाला भी देख लीजिए। 1971 में आपका भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इंडिया वीएस क्या किसका हुआ था? पाक का हुआ था। इंडिया और किसका हुआ था? पाकिस्तान का हुआ था। और 1975 ईस्वी में आपका पूरा देश में अशांति फैल गया था। ठीक है, आगे चलिए। 11 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है कि किस अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधान नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें आपातकाल प्रावधान नहीं है? देखिए, 352 आपातकाल से संबंधित है, 356 आपातकाल से संबंधित है, 360 आपातकाल से संबंधित है, लेकिन 365 आपका आपातकाल से संबंधित नहीं है। आपातकाल का जो घोषणा किया जाता है पूरा भारत में, तो वह अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। ठीक है ना, ये आपका 365 आपातकाल से नहीं संबंधित है, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। और जो राष्ट्रपति होता है वह शासन किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 12 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, आप लोग भी जवाब देते चलिएगा कमेंट में। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? ठीक है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, बिल्कुल इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। तो जो नीति निर्देशक तत्व है वह आपका आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए। 13 नंबर आपका सवाल है कि भारत के संविधान में सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? भारत के संविधान में सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, कौन सा सबसे लंबा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 370 भारत संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद है। और अभी तक आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा। ठीक है, जो भी मटेरियल पीडीएफ ये सब डाला जाता है आपको ग्रुप में ही डाला जाता है। तो ग्रुप में कैसे जुड़ना है? 9334517119, एक आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस पर आपको क्या BSC लिखकर मैसेज करना है। क्या लिखकर मैसेज करना है? BSC लिखकर मैसेज करना है। इधर से मेरे तरफ से एक लिंक जाएगा, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए। अभी फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि क्लास पहले आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे आइए। भारत का पहला लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? भारत का पहला लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, जो भारत का पहला लोकसभा चुनाव हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? 1951 से 1952 ईस्वी में भारत का पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? 1951 से 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, पूछेगा भारत का पहला लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 1951 से 1952 में हुआ था। ठीक है, 15 नंबर आपका सवाल है कि किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किया था? मतलब कि कौन सा ऐसा समिति था जो पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किया था? तो याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किया था। कब किया था? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज का सिफारिश किया गया था। किसने किया था? बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर। कहाँ में किया गया था? तो राजस्थान में किया गया था। कहाँ में किया गया था? राजस्थान में। राजस्थान के कौन सा जिला था? तो नागौर जिला था। कौन सा जिला था? नागौर जिला था, याद रखिएगा, राजस्थान का कौन सा जिला था? नागौर जिला था। ठीक है, किस समिति ने पंचायती राज का सिफारिश किया था? तो बलवंत राय मेहता ने किया था। कब किया था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान में किया था। और कौन सा जिला में? तो नागौर जिला में। ठीक है, आगे चलिए। 16 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? जो राज्यपाल का नियुक्ति किया जाता है वह किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो याद रखिएगा, जो राज्यपाल का नियुक्ति किया जाता है वो अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद किसके तहत किया जाता है? 155 के तहत किया जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो राज्यपाल का नियुक्ति किया जाता है वह अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। ठीक है, आगे। 17 नंबर आपका सवाल है, वित्तीय विधेयक कहाँ से पेश किया जाता है? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है कि वित्त विधेयक कहाँ से पेश किया जाता है। कोई बच्चे बता पाएंगे कहाँ से पेश किया जाता है? बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, वित्त विधेयक कहाँ से पेश किया जाता है? तो लोकसभा से पेश किया जाता है। कहाँ से? लोकसभा से पेश किया जाता है। ठीक है, आगे आइए। 18 नंबर आपका सवाल है कि भारत के किस अंग को संघीय व्यवस्था का कुंजी कहा जाता है? काफी इंपोर्टेंट है कि भारत के किस अंग को संघीय व्यवस्था का कुंजी
कहा जाता है, चाबी कहा जाता है। ठीक है, बता सकते हैं कोई? बिल्कुल राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को संघीय व्यवस्था का क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। ठीक है, आगे आइए। 19 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, या ये आपका कौन सा हो जाएंगे? संविधान सभा के दो अध्यक्ष हैं, एक आपका स्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे और एक आपका क्या हो जाएगा? अस्थायी अध्यक्ष हो जाएगा। दो अध्यक्ष हो जाएंगे, एक आपका स्थायी अध्यक्ष और एक आपका क्या हो जाएगा? अस्थायी अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे और अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। लोकसभा में गणपूर्ति कितनी होती है? लोकसभा में गणपूर्ति कितनी होती है? तो याद रखिएगा, गण की पूर्ति जो होती है वह 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10 होता है। ऐसे तो ये क्वेश्चन समझाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग आंसर याद कर लीजिएगा। ऐसे तो ये आएगा नहीं। मैं पहले इसको काट देता हूँ। ठीक है, इस प्रश्न को हटा दीजिए। ठीक है, जो मैं कह दिया वो प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो उसको याद कर लीजिएगा। जैसे में ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ठीक है, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसका चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल करता है। कौन करता है? जो निर्वाचक मंडल होता है वह आपका उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करता है। ठीक है, आगे चलिए। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श वाक्य हैं? संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श वाक्य हैं? तो 5 आदर्श वाक्य है। कितने आदर्श वाक्य है? 5 आदर्श वाक्य है। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श वाक्य हैं? तो 5 आदर्श वाक्य हैं। ठीक है, आगे चलिए। 23 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, एकदम याद रखिएगा। राज्य आपातकाल अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? जो मतलब राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है वह अधिकतम कितने समय तक रहा जा सकता है? तो 3 साल से ज्यादा नहीं रह सकता। आपातकाल का मतलब होता है पूरे आपका माने राज्य बंद हो जाएगा, ना इधर उधर जाना है, ना जैसे में लॉकडाउन लगा था सेम उसी तरह से। तो ये 3 वर्षों तक रह सकता है अधिकतम। ठीक है, चलिए। 24 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। कैबिनेट प्रणाली। कैबिनेट प्रणाली, एक मिनट देख लीजिएगा। कैबिनेट प्रणाली आपका किस देश से लिया गया है? कैबिनेट प्रणाली आपका किस देश से लिया गया है? याद रखिएगा, कैबिनेट प्रणाली आपका किस देश से लिया गया है? बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को आ रहा है। एक बच्चे का आ रहा है अमेरिका। अमेरिका नहीं होगा, कहाँ से होगा? ब्रिटेन से होगा। कहाँ से होगा? ब्रिटेन से होगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। 25 नंबर काफी इंपोर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है? लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, लोकसभा का जो हम लोग नेता कहते हैं वो हम लोग किसको कहते हैं? याद रखिएगा, लोकसभा का नेता राष्ट्रपति को कहते हैं, या स्पीकर को कहते हैं, या प्रधानमंत्री या विपक्ष नेता को कहते हैं? हम लोग किसको कहते हैं? बिल्कुल राइट आंसर है, लोकसभा का नेता हम लोग प्रधानमंत्री को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रधानमंत्री को लोकसभा का नेता कहते हैं। ठीक है, 26 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। किस संशोधन से मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष हो गया? ठीक है, संविधान में कौन सा संशोधन किया गया कि जो मतदान यानी वोट देने का जो उम्र 21 वर्ष था उसको घटाकर वो 18 वर्ष कर दिया गया? ठीक है, तो याद रखिएगा, यह 61वां संशोधन किया गया था। कौन सा संशोधन किया गया था? 61वां संशोधन किया गया था। और कब किया गया था? तो 1988 ईस्वी में किया गया था। पूछेगा कि किस वर्ष मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 1988 ईस्वी में। किस वर्ष? 1988 ईस्वी में कौन सा संशोधन हुआ था? तो 61वां संशोधन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। 27 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। संविधान में एकल नागरिकता, संविधान में एकल नागरिकता का सिद्धांत किस देश से लिया गया? संविधान में एकल नागरिकता का सिद्धांत किस किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा, ये आपका लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। संविधान में एकल नागरिकता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, चलिए। 28 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है कि भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग कौन चला सकता है? ठीक है, मतलब जो भारत के राष्ट्रपति है उसके खिलाफ महाभियोग कौन चला सकता है? तो संसद चला सकता है। कौन चला सकता है? संसद चला सकता है। ठीक है, 29 नंबर आपका सवाल है, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 60 में आपका राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 60 में हो जाएगा। अनुच्छेद 60 में हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए 30 नंबर आपका सवाल है, भारत के संविधान में टोटल कितना अनुसूचियां हैं? संविधान में टोटल कितना अनुसूचियां हैं? तो याद रखिएगा 12 अनुसूची है। संविधान में टोटल आपका कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। संविधान में कुल कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है आपकी एग्जाम में, यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, भारत के संविधान में कुल कितना अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है। भारत के संविधान में टोटल कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। ठीक है, याद रखिएगा, टोटल अनुच्छेद की बात करेगा 395 अनुच्छेद है। ठीक है, आगे आइए। अच्छा, अब हिंदी स्टार्ट हो रहा है। 30वें प्रश्न इसमें जीके का है, तो अब आप लोग अपना स्कोर बताइए कि 30 में से आप लोगों ने कितना प्रश्न को सही किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग हिंदी के प्रश्न को चलेंगे, और हिंदी में भी 30 लगभग 30 प्रश्न रहेगा ही, तो 30 में से कम 25 के आसपास सही करने का दम रखिए, पावर रखिए, क्षमता रखिए। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन हिंदी में 25 प्लस क्वेश्चन को सही कर देते हैं, तो फटाफट जवाब देंगे आप सभी। ठीक है, तो चलिए। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो जैसे मान लीजिए कि अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब बिना प्रयास के लाभ मिल जाना, मतलब आप मेहनत नहीं किए और आपको लाभ मिल गया, तो वही हो गया अंधे के हाथ क्या लग गया? बटेर लग गया। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा नहीं पढ़ा, उनका सिलेक्शन हो जाए, तो वही बात है ना, अंधे के हाथ क्या लगना? बटेर लगना। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है बिना प्रयास का लाभ मिल जाना। ठीक है, अगला नंबर सवाल है, 2 नंबर काफी इंपोर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा। क्या कह रहा है कि जल्दी का काम शैतान का, कहावत का भाव क्या है? जल्दी का काम शैतान का, इस कहावत का भाव क्या है? इस कहावत का भाव क्या है? तो उतलापन हानिकारक। जो मतलब जल्दी का काम होता है शैतान का होता है, मतलब ये हानिकारक चीज है। जल्दी मतलब कोई भी काम जल्दी करने के चक्कर में नहीं रहिए, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा? हानिकारक हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 नंबर आपका सवाल है, आप लोग बताइएगा, आपकी एग्जाम में यहाँ से सवाल बनता है, अनुचित शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय से आपके एग्जाम में दो दो सवाल पूछा जाता है। उपसर्ग और एक प्रत्यय होता है। क्या होता है? अच्छे से समझ लीजिएगा। उपसर्ग का मतलब होता है कि शब्द के आगे लगने वाला शब्द, शब्द के आगे लगने वाले शब्द को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। शब्द के आगे लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे में अनुचित, तो अनुचित में क्या लगेगा? अन्नू लगेगा ना, देख लीजिए, तो क्या लगेगा? अनुचित में कौन सा उपसर्ग लगेगा? तो अन्नू नहीं होगा, तो अन्नू तो उधर फिर चित हो जाएगा, नहीं, अ प्लस में नुचित, अ प्लस में नुचित हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अ इसमें होगा उपसर्ग, और प्रत्यय की बात करेगा तो उचित। ठीक है, ऐसे हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलिए। 4 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। निर्दोष शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय बताइए, कौन सा प्रत्यय होगा? निर्दोष शब्द में आपका कौन सा प्रत्यय होगा? नि होगा? नि तो नहीं होगा, ये तो उपसर्ग के रूप में हो जाएगा। दोष नहीं होगा, ओस नहीं होगा, तो क्या होगा? इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, आगे आइए। जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जो पढ़ा लिखा ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बताइए कोई बच्चे। बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का आ रहा है कि सर उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनपढ़ बोलेंगे, अशिक्षित भी बोलेंगे, अज्ञानी भी बोलेंगे, अनपढ़ भी बोलेंगे, मूर्ख भी बोलेंगे, यानी इसमें से सभी हम लोग बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर आप लोग कहिएगा कि सर ये तो सब बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए एक शब्द है, उसका तो अर्थ होता है ना, उसके लिए जो पढ़ा लिखा ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनपढ़ बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग अज्ञानी बोल सकते, लेकिन यहाँ पर जो शब्द दिया उसका मतलब सिर्फ पूछ रहा है कि जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनपढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनपढ़ हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। 6 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कि जो कम बोलता है, जो कम बोलता है उसके लिए सही शब्द क्या होगा? जो कम बोलता है उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, उसके लिए जो सही शब्द आपका होगा वह होगा मितभाषी। कौन सा शब्द होगा? मितभाषी हो जाएगा, याद रखिएगा। जो ज्यादा बोलता है उसके लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? मितभाषी। और जो ज्यादा बोलता है उसके लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। 7 नंबर आपका सवाल है, क्या कह रहा है? आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंखों में धूल झोंकना मतलब किसी को धोखा देना। क्या हो जाएगा? धोखा देना हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। जो मरने से न डरे, जो मरने से न डरे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिल्कुल राइट आंसर है, निर्भीक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निर्भीक बोलेंगे। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, 9 नंबर आपका सवाल है कि विद्या, विद्या का तत्सम रूप क्या होगा? विद्या का तत्सम रूप क्या होगा? तत्सम रूप का मतलब होता है कि संस्कृत के
संस्कृत के शुद्ध रूप को हम लोग तत्सम बोलते हैं, हिंदी के संस्कृत के शुद्ध रूप को क्या बोलते हैं? तत्सम। तो विद्या तो आपका विद्या का विद्या ही आपका तत्सम हो जाएगा, शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? विद्या ही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। 10 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सुंदर का विलोम शब्द होगा, सुंदर का विलोम शब्द क्या होगा बताइए कोई? तो सुंदर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कुरूप हो जाएगा। सुंदर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कुरूप हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, सुंदर का विलोम शब्द कुरूप हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। 11 नंबर आपका सवाल है, अकाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अकाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो अ प्लस में काल होता है। अ प्लस में क्या होता है? काल होता है। अकाल का संधि विच्छेद अ प्लस में काल, अ प्लस में क्या हो जाएगा? काल हो जाएगा, अ प्लस में काल। तो अकाल का संधि विच्छेद अ प्लस में काल होगा। ठीक है, आगे आइए। 12 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। वह लड़का जो पढ़ रहा है वाक्य में कौन सा काल है? वह लड़का जो पढ़ रहा है इस वाक्य में कौन सा काल है? तो पढ़ रहा है मतलब अभी पढ़ रहा है, यानी अभी पढ़ रहा है मतलब अभी काम हो रहा है, यानी वर्तमान काल। 13 नंबर आपका सवाल है कि नीर शब्द का पर्यायवाची है। नीर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो याद रखिएगा, नीर शब्द मतलब पानी यानी जल होता है। नीर का पर्यायवाची क्या होता है? जल होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। 14 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। राम ने रावण को मारा वाक्य में कौन सा कारक है? राम ने रावण को मारा, इसमें कौन सा कारक है? राम ने, यहाँ पर कारक पूछ रहा है, तो राम ने, कर्ता ने, राम ने, कर्ता ने, यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। 15 नंबर आपका सवाल है, जो दूसरों का भला करता हो, जो दूसरों का भला करता हो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? परोपकारी बोलते हैं। उससे हम लोग क्या बोलते हैं? परोपकारी बोलते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर आपका सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाता है, कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ठीक है, कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो किसी को आप उकसा रहे हैं यानी उसका कान भर रहे हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। 17 नंबर आपका सवाल है, ईमानदारी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय का मतलब है शब्द के पीछे लगने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा ईमानदारी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ईमानदारी, तो ईमानदार, ईमानदार प्लस में री, ईमानदार प्लस में री, तो क्या हो जाएगा? ईमानदारी। तो अंत में क्या हो जाएगा? री हो जाएगा। 18 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, अतिशयोक्ति अलंकार का अर्थ क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार का अर्थ क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब है बढ़ा चढ़ाकर कहना, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, आगे आइए। दुर्बल का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्बल का विलोम शब्द क्या होगा? याद रखिएगा, दुर्बल का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दुर्बल मतलब कमजोर, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? शक्तिशाली हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 नंबर आपका सवाल है, पढ़ते पढ़ते सो गया, इसमें क्रिया का विशेषण है। पढ़ते पढ़ते सो गया, इसमें क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण जैसे पढ़ते पढ़ते, धीरे धीरे, चलते चलते, ऐसे आपका क्रिया विशेषण। तो इसमें क्या हो जाएगा? पढ़ते पढ़ते आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर आपका सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाता है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, अच्छे से देख लीजिएगा। जो सब जगह विद्वान हो, जो सब जगह विद्वान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब जगह विद्वान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, आगे आइए। 12 नंबर सवाल है, वाक अशुद्ध है, इसमें कौन सा वाक अशुद्ध है? कोई बता सकता है इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह बाजार जाता है, यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। मुझे भूख लगी है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य। हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। लेकिन राम स्कूल को गया, ये आपका क्या हो जाएगा? अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, निशा का पर्यायवाची क्या होगा? निशा, निशा को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? पर्यायवाची का मतलब उसका समान अर्थ है, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समानार्थी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानार्थी भी बोलते हैं। इसका समान अर्थ क्या होगा? तो निशा को हम लोग और क्या बोलते हैं? रात्रि भी बोलते हैं। निशा को और हम लोग क्या बोलते हैं? रात्रि भी बोलते हैं। याद रखिएगा, निशा का और पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? रात्रि हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। 24 नंबर आपका सवाल है कि अल्पज्ञ शब्द का अर्थ क्या होता है? अल्पज्ञ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कम जानने वाला होता है। अल्पज्ञ शब्द का अर्थ क्या होता है? कम जानने वाला होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, देश के लिए मर मिटना का भाव क्या है? देश के लिए मर मिटना का भाव क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को आना चाहिए। 25 का कौन सा सही होगा? तो देशभक्ति हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 नंबर आपका सवाल है,
नाक में दम करना का अर्थ क्या होता है? नाक में दम करना यानी बहुत परेशान करना। नाक में दम करना यानी क्या हो जाएगा? बहुत परेशान करना। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 नंबर आपका सवाल है, अच्छे से देख लीजिएगा। निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा? निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा? तो निर्मल मतलब होता है एकदम साफ। क्या होता है? साफ होता है। क्या होता है? साफ होता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 नंबर आपका क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कोई बच्चे बता सकते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, 29। राम श्याम और मोहन आए, शब्द और क्या है? राम श्याम मोहन आए, इसमें शब्द और क्या है? तो इस सभी क्या में है? समुच्चवादक, समुच्चबोधक शब्द है। ठीक है। 30 नंबर आपका सवाल है, आपके लिए छोड़ा जाता है, जो कभी न मरे। जो कभी न मरे उसको लिए हम लोग एक शब्द में क्या बोलेंगे? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। जो कभी न मरे उसको हम लोग एक शब्द में क्या बोलेंगे? कोई बच्चे बता सकते हैं? इसका जवाब आप लोग 30 का लास्ट में दीजिएगा कमेंट में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।